स्टूडेंट्स, आपने लास्ट क्लास में कंडीशनल स्टेटमेंट से इंट्रोडक्शन किया था और ये जाना था कि कंडीशनल स्टेटमेंट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट चैप्टर नहीं होगा तो वो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है। आपने कंडीशन स्टेटमेंट में क्या क्या लास्ट क्लास में सीखा था? इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपने लगाना सीखा था, इफ़ एल्स कंडीशन लगाना आपने सीखा था। आप इफ़ को स्टेटमेंट भी बोल सकते हो और कंडीशन भी बोल सकते हो। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? इफ़ एल्स। ठीक है। लेकिन कंडीशन स्टेटमेंट होते कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। पहला होता है इफ़, दूसरा होता है एल्स, तीसरा होता है एल्स इफ़, चौथा होता है स्विच। ठीक है। फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, स्विच और एल्स इफ़ को बाद में सीखेंगे और अभी हम फोकस करेंगे किस पे? इफ़ पे और एल्स पे। ठीक है। तो चलिए सीखते हैं इफ़ को। इफ़ को हम किस तरह से लगाते थे? इफ़ का सिंटेक्स क्या था? कुछ ये सिंटेक्स था इफ़ का। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते थे? इफ़ कीवर्ड लिखते थे यहाँ पे, देन उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप अपनी कंडीशंस को राइट करते थे और उसके बाद यहाँ पे इफ़ की बॉडी को शुरू करते थे। ठीक है। और जब इफ़ में लिखी गई ये कंडीशन ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करती थी, तब इफ़ की बॉडी का जो इंस्ट्रक्शन होता था वो एग्जीक्यूट कर जाता था। ठीक है। मतलब अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती, क्या रिटर्न करती? ट्रू रिटर्न करती, तो जो भी इफ़ की बॉडी में कोड यहाँ पे राइट किया जाता वो ब्राउज़र के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता था। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मीन्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो इफ़ के बॉडी का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। सिंपल सी आप ये बात समझिए, अगर इफ़ के अंदर लिखा हुआ ये कंडीशन ट्रू होगा तो जो कंट्रोल है वो इफ़ के हाथ में रहेगा, इफ़ की बॉडी में रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा गया कंडीशन फॉल्स होगा तो जो कंट्रोल होगा वो इफ़ की बॉडी में नहीं रहेगा और वो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? एल्स की बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, क्योंकि हम कैसे बनाते हैं एल्स का सिंटेक्स, कुछ इस तरह से। ठीक है। तो एक बार और आप इसे समझने की कोशिश करिए क्या होता है यहाँ पे। अगर इफ़ के पैरेंथेसिस में लिखी गई ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल किसके हाथ में हो जाता है? इफ़ की बॉडी में हो जाता है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो जो कंट्रोल है वो इफ़ की बॉडी में नहीं रहता, वो कंट्रोल कहाँ चला जाता है? एल्स की बॉडी में। मेरे कंट्रोल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर जो भी कोड आपने यहाँ रिटर्न किया होगा वो ब्राउज़र के द्वारा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत होएगी, मीन्स फॉल्स रिटर्न करेगी, तो जो भी कोड इस एल्स में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ना कि इफ़ वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे इफ़ और एल्स का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से। तो चलिए अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, ऑड एंड इवन नंबर फाइंडर एप्लीकेशन को इसमें बना के देखते हैं। आपको याद होगा कि आपने ऑड इवन फाइंडर एप्लीकेशन बनाई थी टर्नरी ऑपरेटर के माध्यम से। ठीक है। लेकिन अभी आपको ऑड इवन एप्लीकेशन को इस इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ भी बना के देखना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको। मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर ले देखो index.html पेज में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं बॉडी में सबसे पहले क्या करूँगा, एक फॉर्म को बनाऊँगा। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग को ओपन कर लिया और यहाँ पे फॉर्म को क्लोज कर लिया। ठीक है। इस फॉर्म में मैं एक इनपुट बॉक्स बनाऊँगा। तो यहाँ पे इनपुट मैंने बनाया, इनपुट टाइप नंबर। ठीक है। इतना दे दिया इनपुट टाइप नंबर और यहाँ पे मैं एक आईडी दे देता हूँ, नम के नाम से मैंने यहाँ पे आईडी दे दी। ठीक है। इसके बाद मैं यहीं इनपुट के नीचे ही एक बटन को बना लेता हूँ, जिससे कि क्या होगा, जब इस बटन पे क्लिक होगा तो मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके। यहाँ पे एक बटन बन गया। अब इस बटन में लिख देता हूँ चेक। और स्टूडेंट्स यहाँ देखिए जो फॉर्म मैंने यहाँ बनाया है, ठीक इस फॉर्म के ऊपर मैं एक H1 से हेडिंग डाल दूंगा कि ये क्या है, ऑड इवन फाइंडर। ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे H1 को यहाँ पे ओपन और क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे राइट कर देता हूँ ऑड
एंड इवन नंबर फाइंडर। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ कैसा प्रीव्यू होता है। सो देखो मैंने इसे रिलोड किया, कुछ इस तरह से बन गया। जो डिज़ाइन है उसे आप प्रिपेयर कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, अब चलिए, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर के टेक्स्ट को एग्जामिन करना है, इसके अंदर के नंबर को एग्जामिन करना है। ठीक है, तो चलिए स्क्रिप्ट में आ जाइए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इनपुट को, यहाँ पे इस इनपुट की वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू को स्टोर करके एक वेरिएबल में रख लेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले जरा आप ये समझिए कि ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। आपको याद होगा ये चीज़ पहले भी आपको बताई थी। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के साथ पूरी तरह से डिविजिबल हो जाते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के साथ पूरी तरह डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ स्क्रिप्ट में देखो, सबसे नीचे बॉडी में स्क्रिप्ट को मैंने ओपन कर लिया है, और आप भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्क्रिप्ट को बॉडी में सबसे नीचे राइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब इस बटन पे कॉल होगा तभी जो कोड है इसके अंदर का वो वर्क करना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे फंक्शन अभी बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे stp के नाम से ही एक फंक्शन बना लेता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना लेता हूँ इनपुट के नाम से। ठीक है, इसके बाद इसमें मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से इनपुट की वैल्यू को स्टोर करके रख लूँगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे देखिए मैंने नम को इस तरह से स्टोर कर लिया, और यहाँ डॉट दे के वैल्यू दे दूंगा। तो क्या होगा, जो भी इनपुट के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो मेरे इस इनपुट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ करके देखना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इफ़ का इस तरह से सिंटेक्स चालू कर लूँगा और यहाँ पे इफ़ की बॉडी बना लूँगा। ठीक है, बन गया। अब देखो मेरे को यहाँ पे कंडीशन राइट करनी है। अब क्या कंडीशन है जरा वो समझिए। आप इवन नंबर कैसे चेक करोगे, आप ये चेक करोगे क्या जो नंबर, जो इनपुट यहाँ पे टाइप हुआ है, जो इनपुट के अंदर आया है वेरिएबल में, क्या ये नंबर पूरी तरह से 2 के साथ डिविजिबल है या नहीं, आपको यही चेक करना है यहाँ पे। तो आप कैसे चेक करोगे, यहाँ आप राइट करोगे इनपुट वेरिएबल को और बीच में लगाओगे मॉड्यूलस ऑपरेटर और इसे 2 के साथ डिवाइड कर दोगे। मीन्स यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इनपुट मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 लिखने का मतलब ये है, यहाँ पे ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें शेष रिटर्न करेगा। आपको याद होगा कि ये 2 क्या करेगा, ये 2 इस इनपुट वाले नंबर के साथ डिवाइड होगा और जो शेष बचेगा वो रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका कंपैरिजन कर लेता हूँ 0 से। ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब मैंने यहाँ पे क्या राइट किया, क्या ये स्टेटमेंट 0 के बराबर है। अब ये स्टेटमेंट जो ये इनपुट मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 लिखा है, ये कब 0 होगा, जब यहाँ पे लिखा गया इनपुट वैल्यू 2 के साथ पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, तब ये हमें 0 रिटर्न करेगा। और अगर ये हमें पूरी तरह 0 रिटर्न कर देता है तो जो नंबर इस इनपुट में आया होगा वो नंबर इवन नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि आपका 4 देखो, अब 2 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या शेष 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। मीन्स ये भी हमें 0 रिटर्न करेगा और यहाँ पे भी 0 के साथ हम कंपैरिजन कर ही रहे हैं, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी और कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, इफ़ की बॉडी में। ठीक है, तो आप जो चाहते हो वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, जब ये इनपुट मीन्स ये वाली जो स्टेटमेंट है अगर ये 0 रिटर्न करती है तो क्या होगा, जो भी होगा वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा जरा वो समझिए एक बार। तो जो यहाँ पे वापस से देखिए, आप लिखा है यहाँ पे इनपुट मॉड्यूलस ऑपरेटर 2, अगर इसने 0 रिटर्न किया तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी और जो भी इस इनपुट में होगा वो क्या होगा, इवन नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इफ़ के अंदर, इफ़ की बॉडी में इस तरह से भी राइट कर देता हूँ, विंडो डॉट अलर्ट में यहाँ पे राइट कर देता हूँ दिस इज़ अ इवन नंबर।
ठीक है। लेकिन अगर इसने 0 रिटर्न नहीं किया, मीन्स अगर इसने मेरे को 0 रिटर्न नहीं किया, इस 0 के बराबर अगर ये स्टेटमेंट नहीं हुई, तो क्या होगा, आपका जो नंबर होगा वो ऑड होगा। सिंपल सी बात। अब ये कहाँ पे आप डिफाइन करोगे, एल्स में, ठीक है, क्योंकि एल्स क्या करता है, इफ़ का अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उस वक्त का रिजल्ट ये हमें प्रोड्यूस करता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ विंडो डॉट अलर्ट में दिस इज अ ऑड नंबर, ठीक है। तो जरा एक बार फिर से आप इसको समझने की कोशिश करिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, कंडीशन चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि जो यूज़र ने टाइप किया है क्या वो 2 के साथ पूरी तरह डिविजिबल हो जाता है या नहीं। अगर ये जो इनपुट है 2 के साथ पूरी तरह डिविजिबल हो जाता है तो वो 0 के बराबर होगा, और अगर ये 0 के बराबर होगा तो हमारा इफ़ की बॉडी काम करेगी। लेकिन अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो हमारा एल्स काम करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि जो आपने यहाँ कंडीशन राइट करी है, अगर ये ट्रू होगी तो जो कंट्रोल होगा इफ़ के पास होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो जो कंट्रोल है वो एल्स में चला जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पे जो इफ़ की बॉडी में कोड राइट है ये अलर्ट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो जो एल्स में कोड रिटर्न है वो अलर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे सेव करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। लेकिन टेस्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, ये एसटीपी फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना होगा बटन पे। तो मैं यहाँ पे इसको ऑन क्लिक्स के माध्यम से कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे एसटीपी को इस तरह से कॉल कर लिया। सेव करके इसे रन करते हैं, देखते हैं किस तरह से हमें ये रिजल्ट देता है। सो मैं यहाँ से पहले इसको रिलोड कर लेता हूँ एक बार। अब देखिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 2, चेक पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसमें वो क्या रिटर्न किया, दिस इज़ अ इवन नंबर। क्यों, क्योंकि 2 के साथ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 22, चेक पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये भी इवन नंबर है क्योंकि 22 भी डिवाइड हो जाता है 2 के साथ। अगर मैं यहाँ लिखूँ 21 और चेक पे क्लिक करूँ तो देखो क्या लिखा आ गया यहाँ पे, दिस इज़ अ ऑड नंबर। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट सही से समझ में आया होगा और इफ़ एल्स कंडीशन भी सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस आप यही समझिए यहाँ पे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो आपने इफ़ की बॉडी में कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये कोड, ये कंडीशन गलत है, फॉल्स है, तो एल्स की बॉडी वाला कोड आपका एग्जीक्यूट करेगा। बस इतना सिंपल सा ही लॉजिक है। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए अब हम करते हैं दूसरी फंक्शनैलिटी पे काम, जिसका नाम है मीन्स डबल क्लिक। एक तरीके से आप कह सकते हो डबल क्लिक या ट्रिपल क्लिक या 4 बार क्लिक, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ जब एक बार इस चेक पे क्लिक हो, जैसे कि यहाँ पे एक बार इस चेक पे क्लिक हो तो कुछ और होना चाहिए, फिर दोबारा क्लिक हो तो फिर कुछ और हो, फिर तीसरी बार क्लिक हो तो फिर कुछ और हो, फिर चौथी बार क्लिक हो तो फिर कुछ और हो। मीन्स हर एक क्लिक के ऊपर हम डिफाइन करना चाहते हैं कि फर्स्ट क्लिक पे क्या हो, सेकंड क्लिक पे क्या हो, थर्ड क्लिक पे क्या हो और फोर्थ क्लिक पे क्या हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो वो सब हम सीखेंगे फंक्शन की मदद से ही। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें जितना भी मैंने कोड राइट किया है सबको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नए कोड को राइट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे H1 में जो रिटर्न है ऑड एंड इवन नंबर, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ जैसे अमित कुमार, ठीक है। इसके नीचे क्या करूँगा, पहले 3 बटन बना लूँगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 3 बटन बना लिया और इसमें क्या क्या राइट किया है, जूम इन, जूम आउट और रीसेट, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनैलिटी को आप समझिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अमित कुमार, ठीक है। जितनी बार मैं जूम इन पे क्लिक करूँ उतनी बार ये टेक्स्ट बड़ा हो, जितनी बार जूम आउट पे क्लिक करूँ उतनी बार ये टेक्स्ट छोटा हो, ठीक है। और जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जितना इसका साइज़ हो ये उसी साइज़ में आ जाए, ठीक है। तो हम इसी फंक्शनैलिटी को अभी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फंक्शनैलिटी को बनाना। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस H1 को और इन बटन्स को हमें अपने जावास्क्रिप्ट में पहले सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए और एक फंक्शन बना लीजिए पहले। क्यों फंक्शन बना रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम चाहते हैं जब इस बटन पे क्लिक हो तभी फंक्शन वर्क करे, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी आप याद रखिएगा
अगर हम ये डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि फ़र्स्ट क्लिक पे ये हो, सेकंड क्लिक पे ये हो और थर्ड क्लिक पे ये हो, तो उसके लिए आपको HTML के शब्दों में यहाँ पे माउस इवेंट को डिफ़ाइन नहीं करना होगा। आपको डायरेक्ट माउस इवेंट को जावास्क्रिप्ट में डिफ़ाइन करना होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन बना लो। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे फर्स्ट के नाम से। ओके, और मेरे को इस फंक्शन को कॉल भी करवाना है। तो इस फंक्शन को कॉल करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप किस पे क्लिक करने के बाद इस फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हो, तो पहले आप उस एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के बाहर यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ जेड इन का, मीन्स जूम इन। ठीक है, तो जूम इन बटन को मैंने इस तरह सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके अंदर राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस जूम इन वाले बटन को सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरे को क्या करना होगा, इस बटन में कोई आईडी देनी होगी। तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ इन के नाम से। ठीक है, और मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में इस बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस जेड इन वेरिएबल पे ऑन क्लिक को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे जेड इन को ऐसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक करके डॉट ऑपरेटर का चित्र देके यहाँ पे माउस इवेंट डिफाइन करूँगा ऑन क्लिक। ठीक है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ मैं इस फंक्शन को यहाँ पे असाइन कर दूंगा। देखो मैं इस फंक्शन को ऊपर लेके आया और मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को असाइन कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ऑन क्लिक की टेस्टिंग करूँगा, क्या ये ऑन क्लिक वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं इस फंक्शन के अंदर एक अलर्ट को ऐसे डाल दूंगा। ठीक है, जिसमें मैं डाल देता हूँ चेक। ठीक है, अब होगा क्या, जब इस जूम इन बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये अलर्ट करना चाहिए, और अगर ये अलर्ट कर जाएगा तो मैं ये समझूंगा कि जो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक माउस इवेंट लगाया है ये सही से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इसे सेव किया और मैं इसे रन करके चेक करता हूँ। ठीक है, जूम इन बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो अलर्ट था वो एग्जीक्यूट कर गया। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें कोडिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस अलर्ट को हटाया। अब आप देखो, अब आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि जब इस जूम बटन पे क्लिक हो तो इस अमित कुमार मीन्स जो H1 में टेक्स्ट राइट है, इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप डिफ़ाइन करिए। तो डिफ़ाइन करने से पहले आपको क्या करना होगा, इस H1 को भी सेलेक्ट करना होगा जावास्क्रिप्ट में। मैं क्या करता हूँ, इस H1 के अंदर भी एक आईडी दे देता हूँ रिजल्ट के नाम से। ठीक है, और इसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर लूँगा, और यहीं पे मैं बाहर ही मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टेक्स्ट के नाम से, और यहाँ पे भी मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से उस रिजल्ट वाले वेरिएबल को सिलेक्ट कर लूँगा। वेरिएबल कह रहा हूँ, रिजल्ट वाले आईडी वैल्यू को। ओके, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे देखिए इस रिज़ल्ट वाले मीन्स इस H1 को भी जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें रिज़ल्ट किस में देना है, इस टेक्स्ट में। ठीक है, इस टेक्स्ट वेरिएबल वाले में हमें रिज़ल्ट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो क्या डिफ़ाइन किया, जब जेड इन मीन्स जूम इन पे जब क्लिक होगा तो पहला जो फंक्शन है ये कॉल हो जाए। तो इस फंक्शन में क्या होगा वो आप यहाँ डिफ़ाइन कर दो। तो मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट में स्टाइल लग जाए और इसका जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ वो बड़ा हो जाए, मीन्स 40 पिक्सल हो जाए। पहले 30 पिक्सल था, अब 40 हो जाए थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ किस तरह से डिफाइन करोगे, हाइफन हटा दोगे और साइज़ का जो एस है उसे कैपिटल कर दोगे। ठीक है, और मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 40 पिक्सल। ठीक है, सेव कर लो और एक बार रन करके टेस्ट करो क्या ये वर्क करता है या नहीं। सो देखो मैंने इसे लोड किया, जूम इन पे क्लिक करता हूँ तो देखो फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा। अब मैं चाहता हूँ जब वापस से जूम इन पे दोबारा क्लिक हो तो क्या हो कि एक बार और इसका मीन्स फॉन्ट साइज़ बढ़ जाए। ठीक है, मीन्स 40 पिक्सल है तो 50 पिक्सल हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा जरा देखो, आपको क्या करना होगा, इस जूम इन पे दोबारा से ऑन क्लिक को डिफाइन करना होगा। कहाँ पे, इसी फर्स्ट वाले फंक्शन की बॉडी के अंदर ही। ठीक है, तो देखो मैं इस फंक्शन के अंदर ही हूँ और मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, जेड इन को मीन्स जूम इन को सेलेक्ट किया और इस पर फिर से क्या किया, ऑन क्लिक मेथड को लगाया। ठीक है, CLIC के।
ठीक है, ऑन क्लिक मेथड को लगाया और फिर से एक यहाँ पे फंक्शन बना लिया दूसरे नाम से, सेकंड नाम से मैंने ऐसे फंक्शन बना लिया और फिर वापस से मैं इसमें डिफ़ाइन कर दूंगा कि जब दूसरी बार क्लिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वही टेक्स्ट का स्टाइल लगेगा और इसमें जो फॉन्ट साइज़ है वो बढ़ के हो जाएगा 50 पिक्सल। ठीक है, समझ में आया? तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे क्लिक करवा रहे हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, Z इन पे मीन्स जूम इन पे पहली बार क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन चले, फर्स्ट फंक्शन चले और फर्स्ट फंक्शन में क्या लिखा है कि जो फॉन्ट साइज़ है वो 40 पिक्सल हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो, वापस से जब जूम इन पे क्लिक हो, दूसरी बार हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, जब वापस से जूम इन पे क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन चले, सेकंड फंक्शन चले और सेकंड फंक्शन के अंदर आपने क्या डिफाइन कर दिया कि उस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ कितना हो जाए, 50 पिक्सल हो जाए। ठीक है, दूसरे क्लिक पे। अब मैं वापस से एक बार और डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे कि फिर से अगर Z इन पे क्लिक हो तो क्या हो, तो जब Z इन पे दोबारा से ऑन क्लिक होगा तो एक और फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ और इस फंक्शन के अंदर मैं राइट कर देता हूँ कि वापस से इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 50 से 60 हो जाए। ठीक है, तो मैं इसी लाइन को ही वापस से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर और यहाँ पे 50 की जगह 60 राइट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन हम बनाते जा रहे हैं। मीन्स जब पहले पे क्लिक होगा तो क्या होगा, फिर दूसरे पे क्लिक होगा तो क्या होगा, फिर तीसरी बार क्लिक होगा तो क्या होगा। मीन्स फंक्शन आपका देखो एक ही चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही फंक्शन चल रहा है। फर्स्ट टाइम आपने इसमें क्लिक किया 40 पिक्सल हो जाएगा, फिर इसी फंक्शन में तो दूसरा फंक्शन भी है ना, दूसरे फंक्शन में भी तो आप इसी पे क्लिक करवा रहे हो, तो सेकंड क्लिक पे क्या होगा, सेकंड फंक्शन चलेगा और सेकंड फंक्शन में क्या है, वही उसी का फॉन्ट साइज़ हम 50 पिक्सल कर दे रहे हैं। फिर वापस से जब क्लिक होगा तो क्या होगा वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो जब मैं आपको अभी से रन करके दिखाता हूँ, जो देखिएगा, मैं जूम इन पे फर्स्ट टाइम क्लिक किया, देखो क्या होता है, एक बार बड़ा हुआ, फिर से क्लिक करता हूँ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर से क्लिक करता हूँ, फिर देखो थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर अगर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तीसरा जो क्लिक है वो फोर्थ जो क्लिक है वो डिफाइन ही नहीं किया है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज़ करके आप हर एक क्लिक के ऊपर अलग अलग एक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट बढ़ाने वाला ही, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने वाला ही आप फंक्शनैलिटी बनाओ, आप और भी कई सारी फंक्शनैलिटी बना सकते हो, सोच सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक फंक्शनैलिटी, आपको याद होगा गैलरी जब आप खोलते हो तो उसमें 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट और राइट के। ठीक है, सो आप लेफ़्ट बटन पे ही सिर्फ क्लिक करते रहते हो और फ़ोटो चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ये भी आप बना सकते हो। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इस सब चीज़ों से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको अभी क्या सिखाया है, आपको मैंने ये सिखाया है कि अगर एक ही बटन पे मल्टीपल टाइम्स क्लिक हो तो आप हर एक क्लिक के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग एक्शंस को असाइन करके रख सकते हो कि जब 5th क्लिक हो तो क्या हो, 4th क्लिक हो तो क्या हो या 3rd क्लिक हो तो क्या हो। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ गया होगा और आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके अंदर सिर्फ फंक्शन के अंदर फंक्शन ही बना के आपको डिफाइन करना है और ये अलग अलग क्लिक के ऊपर टास्क कैसे परफॉर्म हो, ये चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर माउस इवेंट को कॉल करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर बटन में ऑन क्लिक कॉल करोगे इस फंक्शन को तो ये सही से वर्क नहीं करेगा और आप वर्क कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप इसमें कितनी बार ऑन क्लिक परफॉर्म करोगे। ठीक है, एक ही बार तो आप इसमें लगा सकते हो ऑन क्लिक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर हम हर बार ऑन क्लिक अंदर अंदर फंक्शन के अंदर डालते जा रहे हैं ऑन क्लिक, तो वो क्या हो रहा है उतने टाइम्स डिफाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि जब हम फर्स्ट टाइम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो जूम इन पे जैसे मैं एक बार क्लिक किया तो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है और यहीं पे रुक जा रहा है, मतलब इतना इसने काम कर लिया इस फर्स्ट फंक्शन ने। अब जब दूसरी बार क्लिक करूँगा तो ये काम करेगा कहाँ तक, यहाँ तक, फिर जब तीसरा क्लिक करूँगा तो ये काम करेगा कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, फिर अगर मेरे चौथा क्लिक भी डिफाइन करना है तो मैं इसी के अंदर चौथे क्लिक को भी डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करना है, आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, जूम आउट की फंक्शनैलिटी भी आप इसी तरह से बनाओगे और रीसेट की फंक्शनैलिटी तो आप बना ही लोगे। सिंपली से आप इस पर क्लिक करवाओगे और इसका फॉन्ट साइज़ आप 30 पिक्सल करवा दोगे, सिंपल से रीसेट की फंक्शनैलिटी बन जाएगी। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
सो इसकी आगे की चैप्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।